हेलो बच्चों, तो क्या आप सब भी एक्साइटेड है हमारे नीट 2025 के बायोलॉजी आंसर कीज को जानने के लिए, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलो देखते हैं कि आखिर हमारे एनटीए ने बायो के कौन कौन से क्वेश्चंस डाले और उसके करेक्ट आंसर क्या हैं। तो यहाँ पर बच्चे मैंने ले लिया है आपके लिए सेट नंबर 48 और यहाँ पर मैं स्टार्ट करी हूँ क्वेश्चन नंबर 91 से। तो आपका 91 नंबर कहता है, ये जो कि प्लाज्मिड बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे। तो यहाँ पर जो गिवन प्लाज्मिड है इसमें दिया हुआ है इन्होंने इको R1 और बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो बच्चे यहां पर डीएनए को जो है एलियन डीएनए को इंसर्ट करने एट इको R1 वाली साइट पर। तो खुद सोचो, जब हमारे डीएनए को इंसर्ट एलियन डीएनए को इंसर्ट किया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में वो डिसरप्ट हो जाएगा और जो कोडिंग कर रहा था वो बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए, अब वो कोडिंग नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो कॉलोनीज बनेगी वो व्हाइट कलर की कॉलोनीज बनेगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चे, इसमें आपका 91 का जो है वो हो गया फर्स्ट, व्हाइट कलर कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड। तो चलो अब करते हैं 92 नंबर। द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इसमें। तो यहां पर है आपका प्रोटीन पोर्शन बताते हैं जिसको बोला जाता है एपो एंजाइम। तो कोइंसिडेंटली बट हाँ, दोनों के फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, फर्स्ट आंसर जो है आपका वो करेक्ट है। अब आ जाओ 93 पर। तो यहां पर आपको दो स्टेटमेंट बच्चे गिवन है। स्टेटमेंट 1 कहती है द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी। बिल्कुल ठीक बात है भाई। तो प्राइमरी सोर्स जो है हमारा वो तो एनर्जी का इकोसिस्टम में सोलर एनर्जी है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखिए यहां पर इन्होंने नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दे दी है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आपने दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट कर दिए? क्योंकि नेट को सुन के भी इंसान समझ जाता है कि हाँ भाई, जितनी भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो बट ऑब्वियस जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होगा तो नेट। लेकिन बच्चे इसमें आपका जो था ग्रॉस आना चाहिए था, क्योंकि ग्रॉस में आप टोटल करते हो, आपके पास टोटल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे, प्रोडक्शन आएगा, वो उसमें इंक्लूड होता है। तो यहां पर जो है नेट में आपने ऑलरेडी, यानी आपका जो प्लांट है उसने रेस्पिरेशन भी किया होगा तो उसमें उसने उसको एनर्जी को यूज कर लिया होगा। ठीक है, अपने जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे उसको यूज किया होगा। तो ये वाली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट नहीं है। तो इसमें अब हमारे से पूछा गया है कि इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। तो बताओ बच्चे, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पर एनपीपी नहीं आना चाहिए था। अगर ये जीपीपी होता आपका बच्चे तो आपका आंसर करेक्ट था, लेकिन क्योंकि यहां पर एनपीपी है तो आपका आंसर हो गया ये गलत। तो आप आ जाएगा अगेन 93 का अगेन आंसर नंबर 1। तो चलो ठीक है, यहां पर फिलहाल हमारे 1-1 चल रहे हैं। तो अब मैं करती हूं आपके दैट इज क्वेश्चन नंबर 94। तो यहां पर आ गई हूं मैं आपके 94। यस। सो बच्चे क्वेश्चन नंबर 94 आपका एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपका एजर्शन कहता है इसमें अ टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक की बात चल रही है यहां पर, एट मेच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट। बिल्कुल ठीक बात है। एंड 7 सेल्ड, तो 7 सेल्ड होती है ना। अगर आप एम्ब्रियो सेक बनाते हो तो ऊपर की साइड में 3 सेल्स बनाते हो, नीचे की साइड में 3 सेल्स बनाते हो और बीच में आप 2 पोलर न्यूक्लियाई बनाते हो। तो टोटल अगर सेल की बात करूं तो टोटल 7 सेल होती है, जबकि न्यूक्लियस की न्यूक्लिएट की बात करी जाए तो ये आपकी 8 न्यूक्लिएट होती है। यानी एजर्शन तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। चलो आ जाओ रीजन पे। द एग एपरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो एग एपरेटस के पास क्या हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं? हाँ जी, तो होते हैं, वो तो बिल्कुल होते हैं। क्योंकि तो अब हमसे पूछा जा रहा है A is true बट R is false। तो R फॉल्स तो नहीं है हमारा, R तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पे आ जाओ, A is false, तो अभी हमने बताया A तो बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको भी छोड़ दो, पढ़ना ही नहीं है। थर्ड पे आ जाओ, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 3 सेल ऊपर है 3 सेल नीचे है, बीच में तो 2 पोलर न्यूक्लियाई है, वो सेल नहीं है। ठीक है, तो टोटल कितनी सेल बन गई बच्चे हमारी? इसमें 7 सेल स्टेज हो गई। लेकिन न्यूक्लियस कितने में है आपके पास? इसमें 8 न्यूक्लियस है। तो बिल्कुल इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। तो 94 का जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं 95। नियोप्लास्टिक। ठीक है, नियोप्लास्टिक, प्लास्टिक का नाम सुन के लगता है यार कोई प्लास्टिक से रिलेटेड चीज है। नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल रेफर टू। तो यहां पर प्लास्टिक का नाम सुनकर जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा तो उनको प्लास्टिक ही लगने वाला है, लेकिन बच्चे ये ट्यूमर से रिलेटेड है। तो ये क्या है? अब मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स
बिल्कुल करेक्ट बात है ना। जो कैंसर सेल्स होती हैं वो एकदम से ग्रो करने लग जाती है, रैपिड ग्रोथ होती है उन सेल्स में, ये भी बिल्कुल ठीक है। इन्वेजन एंड डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यूज, ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल अपने सराउंडिंग टिश्यूज को भी डैमेज करने लग जाते हैं। तो ए बी सी बच्चे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर मेरे को फोर्थ डी पॉइंट को अगर मैं देखती हूं तो यहां पर आपका दोज कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी सेल्स एक ही लोकेशन पर रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि आपकी जो ये नियोप्लास्टिक यानी जो आपकी ट्यूमर सेल्स है, कैंसर सेल्स होंगी बच्चे, ये आपका जो है स्टार्टिंग के तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जो है स्टेटमेंट्स दी हुई है इन्होंने। तो यहां पर आपका इसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने चूज करने को बोला है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर नंबर 95 का जो फोर्थ पार्ट है जिसमें ए बी सी, ठीक है, ओनली लिखा हुआ है, वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो 95 का आ गया क्वेश्चन नहीं, आंसर नंबर 4, ठीक। सो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 96 को। तो क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो यहां पर जिम्नोस्पर्म का फीचर पूछा है बेटा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। तो जिम्नोस्पर्म का फीचर क्या होता है कि जो इनके सीड्स होते हैं बेटा वो नेकेड होते हैं। तो फटाफट से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है क्योंकि आपको टाइम मैनेज करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आ जाओ आंसर नंबर 4 पे, मेरे को दूर से ही दिख रहा है यहां पर फोर्थ नंबर, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो 96 का भी आ गया आपका 4 आंसर, ठीक है। तो चलो अब करते हैं हम 97 को, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा 97, हाँ जी मिल गया मुझे। तो यहां पर आपको मैचिंग दी गई है बेटा, यहां पर मैच करना है आपको। तो मैचिंग में हमेशा, चलो ये एक थोड़ी सी आपको एक हिंट दे देती हूँ। मैचिंग करते हुए कई बार ऐसा होता है कि हमें एक दो ऑप्शंस पता होते हैं, सारे ऑप्शंस नहीं पता होते। कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चे, जो आपको ऑप्शंस पता होते हैं ना पहले उनको क्लिक कर दो, ठीक है, उनको टिक कर दो, उनको सिलेक्ट कर दो कि ये तो मुझे कंफर्म है। उसके बाद चेक करो कि आखिर कौन सा जो है आपके पास आपको नहीं भी पता लेकिन उनके ऑप्शंस आपको दिए हुए, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कर लो। तो यहां पर मेरे पास है, ये आपका आंसर नंबर है बच्चे 97। तो यहां पर है फर्स्ट, आपको जो लिस्ट में दिया हुआ है वो 2 लिस्ट दी हुई है आपको। ए में दिया हुआ है आपको प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। तो प्रोजेस्ट्रॉन जो होगा, ठीक है, वो प्रोडक्शन करेगा किसका, कॉर्पस ल्यूटियम। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो आपका प्रोजेस्ट्रॉन होगा, कॉर्पस ल्यूटियम इसको जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो फटाफट से मैच कर दो, है ना, ए का 4th। तो बट आपको क्वेश्चन पेपर में कभी टाइम नहीं होता है, इतना मिलता नहीं है कि उसको पढ़ो और उसको इतना समझो, अंडरस्टैंड करो। ऑलरेडी हमें पता है कि हमारा फिजिक्स का पेपर जो है बहुत ही डिफिकल्ट आया था, है ना, और बायो के बच्चे ऑलरेडी मैथ्स वाले पोर्शन में थोड़ा सा, मतलब सबके लिए नहीं कहूंगी लेकिन हाँ मोस्टली, इनफैक्ट मैं भी जो है मैथ्स के पोर्शन में, फिजिक्स के पोर्शन में बच्चे थोड़े से वीक होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा उनमें टाइम जो है बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, फिजिक्स का पोर्शन हमारा बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। तो कोशिश करनी चाहिए अपनी स्पीड को मेंटेन करने की बेटा। तो प्रोजेस्ट्रॉन के लिए आ जाएगा आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ए का 4 मुझे दिख रहे हैं, यानी मैं 3rd और 4th को बेटा फोकस करूंगी क्योंकि ए का तो मुझे पता था, ठीक है। चलो इसके बाद है आपका सेकंड वाला जो आपका दैट इज इन्होंने ये दिया है आपको रिलैक्सिन, ठीक है। तो रिलैक्सिन जो है वो आपका प्रोड्यूस करती है आपकी ओवरी, ठीक है। तो यहां पर ओवरी कहां पर दिया हुआ है चेक कर लो, आपका ओवरी आपका है दैट इज सेकंड पोर्शन में, ठीक है। लिस्ट करो यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट, तो जिसमें सेकंड में ओवरी दिया है, तो रिलैक्सिन आपका ओवरी से मैच हो जाएगा, ठीक है। तो आगे करें कि ना करें जल्दी से बताओ। दोनों में देखो 3rd और 4th दोनों के ऑप्शन सेम सेम दे दिए हैं, तो इसका मतलब सी टारगेट है हमारा, ठीक है। अब सी पे आ जाओ। सी क्या दिया हुआ है इसमें, सी आपका एक्चुअल में ना थोड़ा सा क्लियर भी नहीं है ना, मैं पढ़ तो रही हूं लेकिन ये ना क्लियर नहीं है, मुझे थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा इसको। 3rd है आपका इसका, यस 3rd है आपका ये मेलेनोसाइट, ठीक है। मेलेनोसाइट जो है वो स्टिमुलेट करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आपका पास इंटरमीडिया, ठीक है, पास इंटरमीडिया। तो सी का अगर 1 बेटा है ना, तो वैसे डी चलो देख लेते हैं, लेकिन सी का 1, क्योंकि मेलेनोसाइट्स जो होती है ना जिसकी वजह से कलर होता है आपका, तो वो आपका करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का आपका पास इंटरमीडिया जो है वो उसको लिंक करता है, मतलब उसको उससे कंसर्न है बेसिकली आपका मेलेनोसाइट वाला जो पोर्शन है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये आपका पास इंटरमीडिया, तो आप इससे मैच कर लीजिए इसको, ठीक है। सी वाला पार्ट 1 से मैच होना चाहिए, है ना। अच्छा इसके बाद डी है, डी आपका कह रहा है दैट इज कैटिकोएलिनामाइन, ठीक है। कैटिकोएलिनामाइन जो है वो आपका एड्रेनलिन से रिलेटेड है, ठीक है। अब एड्रेनलिन दिया हुआ है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आपका दैट इज 4th। तो डी का आपका
डी का पोर्शन एड्रेनलिन थर्ड पॉइंट पे है। तो यानी इसमें बच्चे अगर आप चेक करो तो मेरा थर्ड पोर्शन जो है, थर्ड पॉइंट जो है वो बिल्कुल मैच कर रहा है आपका, ठीक है ना। थर्ड वाला जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्टली मैच है, तो आप इसको मैच कर दीजिएगा। 98 क्वेश्चन पे आ जाइए। ये कहता है आपका विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन। तो ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीन जो होते हैं हमारे क्रोमोसोम में, तो वो हमारा क्रोमोसोम है नंबर 1, ठीक है। वाई में तो बहुत ही कम होते हैं, जो कि मेल में प्रेजेंट होता है, वाई में बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर 1 में, और क्योंकि एक्स और वाई तो आपके सेक्स क्रोमोसोम हो गए, ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 में सबसे ज्यादा जीन प्रेजेंट होते हैं। तो फटाफट से टिक कर दीजिए 98 का आंसर नंबर 1, ठीक। चलो अब इसके बाद आ गया है आपका 99। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रुबिस्को इज ट्रू। तो रुबिस्को भैया सबसे हाईली क्या कहते हैं एबंडेंट क्वांटिटी में मिलने वाला एंजाइम होता है आपका रुबिस्को, जो कि आपकी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें रोल प्ले करता है। तो इसमें देखो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट दिया है इसमें इट इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अरे भाई फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में थोड़ी, वाटर को ब्रेकिंग करने में कोई इसका रोल प्ले नहीं है, तो इसको कट करो भैया, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकंड पे आ जाओ, इट कैटेलाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। हाँ जी, तो बिल्कुल ठीक है, कार्बोक्सिलेशन तो देखो ये करता है, तो ये भी है हमारा कि कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस करता है। इट इज एक्टिव ओनली इन डार्क, ये तो गलत बात है भाई, फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ डार्क में एक्टिव होता है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो थर्ड बिल्कुल करेक्ट नहीं है। अच्छा फोर्थ पे आ जाते हैं, इट हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। नहीं, बिल्कुल गलत। इसकी हायर एफिनिटी जो होती है वो CO2 को लेकर होती है, ना कि ऑक्सीजन को लेकर, तो बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर आ गया बच्चे, इट कैटेलाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाते हैं नंबर 100 पे आ गए, सेंचुरी हमारी आ गई है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया, सबको पता है, ठीक है, मुझे पता है, सबको पता है। तो जल्दी से बता दो, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, फटाफट से जहां पे मीनार दिख रहा है बता दोगे कहां पर है, वो आपका है आपका क्वेश्चन नंबर 100 का फोर्थ पॉइंट जो है आपका दिया हुआ है, जो है आपका मीनार। तो फटाफट से मार्क कर दो, बिल्कुल करेक्ट है। चलो बहुत खुशी मिलती है जब इजी हमारे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, कहीं पे हम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। काश सारा का सारा पेपर ही इस तरह का होता जो हम फटाफट से उसको कर पाते इजीली। चलो अभी तक वैसे सारे क्वेश्चंस इजी ही थे, ऐसा नहीं था, बट हाँ वो डिफिकल्टी लेवल कैसे होता है, 2-2 3-3 स्टेटमेंट एजर्शन रीजन में आपको अलग अलग सोचना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो डिफिकल्टी लेवल आप लोगों का बढ़ा देते हैं। चलो 101 पर आ जाते हैं। तो यहां पर है विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म वाज यूज्ड बाय। भाई लिली साहब ने क्या किया था, इंसुलिन बनाने के लिए क्या यूज किया था। तो लिली साहब ने भैया वायरस कहां आ गया, यीस्ट कहां से आ गया, उन्होंने यूज किया था हमारे एस्चेरिचिया कोलाई को, जो कि है हमारा बैक्टीरिया। तो फटाफट से जहां पे बैक्टीरिया दिख रहा है वो है आपके थर्ड नंबर पर, तो 101 का है आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट, जिसका नाम है बैक्टीरिया। तो लिली साहब ने किया था इंसुलिन के लिए बैक्टीरिया को यूज। चलो तो 101 तक हमने कर लिए हैं, अब हम करते हैं 102 को। तो बच्चे मुझे ना ये सारा का सारा मोबाइल में ही है, तो मैं इसी में से चेक कर रही हूँ, तो टाइम लग रहा है थोड़ा सा मुझे देखने में। तो अब मैं आ रही हूँ 102 पर, ठीक। सो 102, हाँ जी, तो 102 को चेक करते हैं। 102 में है अगेन एजर्शन रीजन। देखो एजर्शन रीजन भर भर के डालते हैं, तो एजर्शन रीजन अगेन एक स्टेटमेंट दी हमें, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। देखो बहुत बार पूछते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, तो ये हमें पता है। रीजन आ जाओ, रीजन द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेट्स पजेस नोटोकॉर्ड। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, और धीरे धीरे वो रिप्लेस हो जाती है किसे, वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। चलो अब हमसे पूछा क्या गया है, कह रहे चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो बेटा A इज ट्रू, हाँ बिल्कुल ठीक है। R फॉल्स है, नहीं बिल्कुल नहीं है, तो फर्स्ट को करेक्ट, वो करेक्ट नहीं सॉरी रॉन्ग कर दो, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड पे कहता है A इज फॉल्स, तो A कहां से फॉल्स आ गया, A भी करेक्ट है तो उसको भी छोड़ दो। थर्ड पे आ जाओ, बोथ A एंड R आर ट्रू। हाँ जी R दोनों के दोनों बिल्कुल करेक्ट है, एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो हाँ बिल्कुल ठीक, तो बोल रहे हैं कि R करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हमारे पास जो होती है बच्चे, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जो कि बाद में जो होती है तो कार्टिलेजिनस या फिर बोनी जो है वर्टिब्रल कॉलम में वो चेंज हो जाती है। तो बिल्कुल ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग बेटा इसका थर्ड जो है आंसर वो करेक्ट होगा,
ठीक है। चलो इसके बाद आ जाते हैं 103 पर। बहुत ही कैसा सा सिंपल सा ही क्वेश्चन है। सेल डिवीजन तो हम बचपन मतलब वही 9-10 से स्टार्ट कर देते हैं। तो आ जाओ 103 में बच्चे दिया आपको, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस। भाई स्पिंडल फाइबर का क्या काम है जल्दी से बताओ, ताकि वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाए, क्योंकि मेटाफेज में आपको पता है ना कि ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, फिर वो इक्वेटर पर आ जाते हैं। अगर स्पिंडल फाइबर नहीं होंगे तो सेपरेट कैसे होंगे? तो कहीं ना कहीं हमारे क्रोमोसोम जो होते हैं, ठीक है, वो सेपरेट होते हैं। किसकी वजह से? स्पिंडल फाइबर्स की वजह से। तो इसका थर्ड, रिपेयर डैमेज डीएनए। देखो कहां से स्पिंडल फाइबर कहां से डैमेज करेंगे, रिपेयर करेंगे हमारे डैमेज डीएनए को। तो गलत था फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड को देखो, रेगुलेट सेल ग्रोथ को, तो स्पिंडल फाइबर का ग्रोथ में कोई रोल प्ले ऐसा वाला नहीं है। थर्ड बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ को सिंथेसाइज न्यू डीएनए, तो इसने सिंथेसाइज कैसे करना है? तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो फटाफट से मार्क कर दो 103 का आंसर नंबर थर्ड, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद ले लेते हैं हम आपके 104 आंसर नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर को, जो कि है आपका मैचिंग का क्वेश्चन। तो यहां पर ना बच्चे इन्होंने साइंटिस्ट के नेम दिए हुए हैं और यहां पर आपको मैच करना है कि आखिर उन्होंने क्या क्या डिस्कवरी करी। तो वही ना, ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, चाहे हमें आते भी हो ना तब भी इनमें टाइम लग ही जाता है। मैचिंग हो गया है ना, एजर्शन रीजन हो गया, क्योंकि आपको अलग अलग एस्पेक्ट में सोचना पड़ता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलो फिलहाल इस मैचिंग को देखते हैं। हर्षी साहब का है, हर्षी एंड मार्था जी का है। तो इन्होंने हमारा बताया था आपका 104 का है ये। हाँ जी, हर्षी माथा जी ने हमें माथा नहीं बोल देना, मार्था जी ने बताया था हमें। इन्होंने बताया था डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। तो यहाँ पर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल कंफर्मेशन दी थी हमारे को मार्था साहब ने, हर्षी साहब ने। तो ए का फोर्थ है ना। अब हम यहीं से, क्योंकि हमें पता है ए का फोर्थ है, तो हम यहां से देखो फटाफट से कि ए का फोर्थ कहां पे। तो बेटा आप सेकंड थर्ड में तो दे ही नहीं रखा है। तो आपको वैसे मतलब बता रही हो, आप सोचोगे कि मैम हमने तो दे दिया इस एग्जाम को, क्यों आप हमें बता रहे हो अभी कि कैसे करना चाहिए। लेकिन बेटा मैं इसलिए बता रही हूँ कि इन फ्यूचर कभी और किसी कॉम्पिटिटिव लेवल पे बैठते हो तो देखो आपने ऑलरेडी ए का मैच कर ही दिया है ना, आपके अकॉर्डिंग जो है डीएनए आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल, ये हर्षी साहब ने बताया, हर्षी ने नहीं, सिर्फ हर्षी और मार्था साहब ने बताया, ठीक है। चलो जी, तो हमारा फोर्थ तो मेरा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में है ही नहीं फोर्थ, तो मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, तो बिल्कुल एलिमिनेट कर दो उसको अभी से ही, ठीक है। थर्ड में को भी बिल्कुल एलिमिनेट कर दो। तो मेरा फोकस अब होना चाहिए अब सिर्फ फर्स्ट पे और फोर्थ पे, क्योंकि दोनों में फोर्थ दिया हुआ है, ठीक है। आ जाओ, अब आ जाओ भाई सेकंड पोर्शन पे, सेकंड मतलब बी पार्ट पे आ जाओ, जो दिया है आपको यूक्रोमेटिन। अब बेटा जो यूक्रोमेटिन है, ठीक है, यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो अगर आप जब करते हो ना, यूक्रोमेटिन आते हैं और हिट्रोक्रोमेटिन, तो यूक्रोमेटिन वो वाला पार्ट होता है जो कि लूजली पैक्ड होता है और बहुत लाइट कलर स्टेन लेता है, ठीक है। इसी तरह से तो बी का पोर्शन देखो लूजली कहां पर है, थर्ड वाला। तो बी थर्ड में कहां पर है? हाँ, तो बी थर्ड तो फर्स्ट में ही है। अब आप कंफर्म हो गए होगे कि भाई क्योंकि यूक्रोमेटिन जो है अगर आपका लूजली पैक्ड एंड लाइट स्टेन्ड है, तो बी तो ऑलरेडी फर्स्ट में आपने कवर कर लिया है ना। तो आपका फोर्थ वाले को लेने की जरूरत, क्योंकि बी में इन्होंने सेकंड दिया है फोर्थ ऑप्शन में बच्चे, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। तो चलो फिर भी सी को चेक कर लेते हैं। ग्रिफिथ साहब, भाई ग्रिफिथ साहब ने क्या काम किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे काम किया था, बहुत अच्छा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ हिट्रोक्रोमेटिन। हिट्रोक्रोमेटिन कैसे होते हैं? डेंसली पैक्ड होते हैं और ये डार्क स्टेन को लेते हैं, तो ठीक है। हिट्रोक्रोमेटिन का हमारा सेकंड वाला, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस करेक्ट आए सारे के सारे वो फर्स्ट को मैच करते हैं, ठीक है। तो 104 का आंसर नंबर 1 बिल्कुल प्रॉपरली करेक्टली मैच है, ठीक। चलो अब करते हैं 105 को। अगेन मैचिंग है भगवान, तो मैचिंग ही मैचिंग दे देते हैं ना, बहुत गड़बड़ हो जाती है ना। अब देखो एडिनोसिन दे दिया है, एडिनोसिन, एडिनिलिक एसिड, एडेनिन और एलेनिन। अब बताओ कि बच्चा ना कंफ्यूज हो जाएगा, इसको आता होगा उसको तब भी कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, है ना। तो एडिनोसिन है हमारा 105 का, चेक कर रहे हैं हम। एडिनोसिन में आ गया, ये है हमारा न्यूक्लियोसाइड। साइड ध्यान रखना बच्चे, ये न्यूक्लियोसाइड है, यानी इसमें एक बेस और शुगर है, नाइट्रोजन बेस और इसमें एक शुगर है। अब आ जाओ एडिनिलिक एसिड, तो यहां पर न्यूक्लियोसाइड है, तो थर्ड नंबर करेक्ट है। अब अगेन देखो थर्ड कितने मतलब चालाक है ना एनटीए वाले। देखो 105 में थर्ड के 3 ऑप्शंस दे दिए कि बच्चा देखता ही रहे कि भाई किस किस को तीनों को अच्छे से पढ़ेगा वो, है ना। अभी चॉइस आपके पास कितनी डेंजर वाली दे रखी है इन्होंने। चलो ठीक है, फिर बी करते हैं अभी हम। सेकेंड है आपका एडिनिलिक एसिड, तो एडिनिलिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब, न्यूक्लियोटाइड तो देखो सबको पता है ना न्यूक्लियोटाइड होना, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेस होगा, एक शुगर होगी और एक फॉस्फेट ग्रुप भी होगा, तो यानी तीनों चीजें होने पर ही हमारा एडिनिलिक एसिड बना,
ठीक है। अब आप सोच रहे होगे एडिनिलिक एसिड बन तो गया, लेकिन गड़बड़ किसी की हो गई होगी तो बड़ा दुख हो रहा होगा, है ना। लेकिन क्या कर सकते हैं, एनटीए बहुत चालाक है, वो ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के देते हैं ना, अलग अलग फॉर्म में देते हैं। चलो देखो, पहले भी मैचिंग अभी भी मैचिंग, तो मैचिंग कर कर करके जो है ना बच्चों को परेशान करना चाहती है एनटीए। तो चलो देखते हैं आखिर मैचिंग में क्या दिया है। सबसे पहले दे दिया एडिनोसिन, ठीक है ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी एडीपी करते हैं, ये तो पता है हमें, है ना। तो खुश हो रहे होंगे, है ना, कि एडिनोसिन तो हमें पता ही था, मैडम कर दिया। तो अब देखो एडिनोसिन को मैच किससे किया ये बताओ पहले, है ना। तो वो न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड बनता कब है, जब शुगर और आपका नाइट्रोजनस बेस जो है वो ऐड होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड कहाँ लिखा है बेटा, ये ना थोड़ा सा आपको स्क्रीन जो है, मैंने स्क्रीन वो ले रखा है ना, तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, इसमें न्यूक्लियोसाइड है ये, ठीक है। तो ए का थर्ड। अब आ जाओ आंसर ऑप्शन को भी चेक करते हुए चलते हैं। तो ए में थर्ड, ओ बेटा यहाँ पे तीन तीन आंसर जो है ए3 दे रखे हैं, फर्स्ट का, थर्ड का, फोर्थ का, ताकि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ती जाए, है ना। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं ना ये क्वेश्चंस को, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। चलो आ जाओ सेकंड पे करते हैं, देखते हैं। सेकंड है आपका एडिनिलिक एसिड। अब एडिनिलिक एसिड जो है वो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या हो जाएगा, फॉस्फेट हो जाएगा, बेस हो जाएगा और शुगर हो जाएगी, तीनों चीज आ जाएंगी आपकी, ठीक है। तो यहां पर न्यूक्लियोटाइड मतलब सेकंड, यानी हमारा बी का सेकंड आना चाहिए, ठीक है। तो क्या आप एलिमिनेट कर पा रहे हो कुछ, चलो ठीक है, मेरे को फर्स्ट लग रहा है अभी तक तो, है ना। सी पे आ जाओ, वन को देख लेते हैं। एडिनिन किसको बेस करता है, नाइट्रोजिनस बेस है, हाँ ये तो पता ही है ना। एडिनिन गुआनिन ये तो पढ़ ही रहे हैं, बचपन से ही पढ़ रहे हैं, समझ लो, है ना। एडिनिन हो गया आपका नाइट्रोजिनस बेस। उसके बाद आ जाओ एलेनिन। एलेनिन क्या बचा भाई, इसके बाद एलेनिन बचा है हमारा, वो है हमारा एमिनो एसिड, ठीक है। तो एमिनो एसिड देखो फोर्थ भी दो बार दे रखा था इन लोगों ने। तो आपका 105 का चूज द करेक्ट में से फर्स्ट जो ऑप्शन है जिसमें A3, B2, C1 और D4, ठीक है, वो बिल्कुल प्रॉपरली करेक्ट है, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि अभी जो मेरा मोबाइल है उसमें बहुत ज्यादा स्टोरेज नहीं है, तो मैं अभी आपको वन टाइम में जो ये सारे के सारे आंसर्स एक बार में नहीं दे पाऊंगी, सॉरी फॉर दिस। बट हाँ, डेफिनेटली इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम जितने बचे हुए जो आंसर्स क्वेश्चंस जो है हमारे, उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो होप सो कि आपको ये वीडियो जो होगी बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी आपके लिए। सो अगर आपके लिए भी फ्रूटफुल है तो क्यों ना आप अपनी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी थोड़ा सा इससे बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं देन एक न्यू वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस।